बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सो हमारा जो चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, आज हम उसकी लेकर आए हैं वन शॉट। आप एमडी गेट की तैयारी करे हैं, आप ई गेट की तैयारी करे हैं या आप नीट के स्टूडेंट्स हैं, सारे स्टूडेंट्स यहाँ से अपने कॉन्सेप्ट को हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको पढ़ाएंगे कंप्लीट चैप्टर को। जैसा कि हमने आपको बताया था एक इंट्रोडक्शन वीडियो उसके अंदर कि हम फ्री में बायोलॉजी का क्रश कोर्स तैयार कर रहे हैं। जैसे 5 चैप्टर्स हमने आप लोग के लिए अपलोड कर दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट पे जाकर। उसके बाद ये छठा चैप्टर हमने आप लोगों के लिए चूज किया है, जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स को बच्चों, टॉपिक्स को हम क्या करेंगे, क्रिस्टल क्लियर करेंगे। कोई भी कॉन्सेप्ट्स, कोई भी क्वेरी आप लोगों को नहीं रहने वाली। बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट और ट्रिकी तरीके से पढ़ेंगे। 19% स्टूडेंट इस चैप्टर में बहुत गलतियां करते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स तो आपको पता ही नहीं होते। फिजिक्स इज ट्रिकी, ओनली कॉन्सेप्ट्स पर टिकी हुई है। देखिए बच्चों, मैंने जितने भी बच्चे देखे हैं उनकी बायोलॉजी तो क्लियर होती है, फिजिक्स इज नॉट क्लियर। तो क्लियर करने के लिए टीच दुआ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अभी तक अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक लाजमी करें, कमेंट भी आप लाजमी करें। व्हाट्सएप चैनल टीच दुआ को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहां पर इंपोर्टेंट नोट्स और पीडीएफ आपको मिलते रहते हैं। इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कीजिएगा, दुआ जहरा के नाम से अकाउंट है। टिकटॉक पे भी फॉलो कीजिएगा, दुआ जहरा के नाम से अकाउंट है। फेसबुक पर भी दुआ जहरा के नाम से अकाउंट है। सो आपने क्या करना है, उसे फॉलो करना है। सो चले स्टार्ट करते हैं। देखें, मेरी आदत है कि मैं बच्चों को ऐसे ही नहीं जाने देती, मैं कॉन्सेप्ट बताती हूँ। मैं यहाँ पर ऐसे नहीं आती, क्योंकि मेरी खुद की एक तरह की स्टडी चल रही है, सेमेस्टर चल रहे हैं। तो सिर्फ मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर आती हूँ कि आप लोगों को फ्री में मैं पढ़ा सकूं। बस आपका काम है लाइक और सब्सक्राइब करना। तो चलें आगे चलते हैं। बच्चों, इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिक, स्टैटिक्स का मतलब है रुकी हुई। आज हम रुकी हुई चार्जेस के बारे में बात करने वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बच्चों ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जहां पर आप पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या है, रेस्ट में है, वो एक जगह पर क्या है, रुकी हुई है। बच्चों, इलेक्ट्रो का मतलब ही इलेक्ट्रिक चार्जेस है। देखे ना मेरे बच्चे, देखें, पहले आपको वर्ड बता दो। इलेक्ट्रो का मतलब ही क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस। क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस, सही। और स्टैटिक्स का मतलब क्या है हमारे बच्चे, रुकी हुई। इलेक्ट्रिक चार्जेस का रेस्ट में होना, उसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है, आप ऐसे इसको बता सकते हैं कि ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जहां पर आप क्या पढ़ते हैं कि जो चार्जेस है वो एक जगह रुकी हुई है। चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर रही, एक जगह पे क्या कर रही है, रुकी हुई है। उसके बारे में स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं, और कोई फारसी भी हम लोग नहीं पढ़ रहे, ओनली कॉन्सेप्ट्स को के ऊपर फॉलो करते जा रहे हैं हम लोग। सो चलिए इसको मिटाते हैं और आपको कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करवाते हैं। देखिए बच्चों, फिजिक्स में बोलती रहती हूँ कि फिजिक्स है ही कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। जिन स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, फिजिक्स उन्हें बिल्कुल भी तंग नहीं करेगी। और जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, फिजिक्स से मुश्किल उन लोगों के लिए कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सो अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, एक फिजिक्स की ब्रांच है जहां पर आप which deals with the study of electric charges are rest। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जहां पर आप पढ़ते हैं कि जो चार्जेस है वो क्या है, रुकी हुई चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे। आप ये नहीं पढ़ेंगे कि कोई चार्जेस वहां जा रही है, दूसरी चार्ज वहां जा रही है। आप ये नहीं पढ़ेंगे कि चार्जेस चल रही हैं, मूव कर रही हैं, नाच रही हैं। ऐसे चार्जेस नहीं करेंगे, वो चार्जेस जो एक जगह पे रुकी हुई होंगी। हमारे पास 2 टाइप्स की चार्जेस होती हैं, 2 टाइप्स
ऑफ चार्जेस। देखिएगा, गौर से देखिएगा, टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। पहली हमारे पास होती है पॉजिटिव चार्ज, सही हो गया, और दूसरी हमारे पास होती है नेगेटिव नेगेटिव चार्ज। दो तरह की चार्ज हमारे पास होती हैं। टाइप्स ऑफ चार्जेस क्या है हमारे बच्चे? दो तरह की हमारे पास क्या होती हैं, चार्जेस एग्जिस्ट करती हैं। एक होती है पॉजिटिव चार्ज और एक होती है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कुछ इस तरीके से स्टूडेंट्स, और नेगेटिव चार्ज कुछ इस तरीके से। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते ही क्या है, वो चार्जेस जो क्या हो, रेस्ट के अंदर हो। और दो तरह की हमारे पास चार्जेस होती हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरी क्या होती है, नेगेटिव चार्ज। अब हम कॉन्सेप्ट्स को फील करते हैं, याद रखिएगा, एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को याद रखिएगा। जो सेम चार्जेस होंगी, ये कॉन्सेप्ट देखिएगा, जो सेम चार्जेस होंगी वो क्या करेंगी, रिपेल विथ ईच अदर, विथ ईच अदर, वो अपने आप को क्या करेंगी, रिपेल करेंगी, जो सेम चार्जेस होंगी। जैसे नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव, अगर सेम चार्जेस होंगी वो हमेशा रिपेल करेंगी। अगर मैं यहाँ पर बात करूं, जो अनलाइक चार्जेस होंगी वो क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। अगर ये अट्रैक्ट करेंगी विथ ईच अदर, जो क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। सेम चार्जेस एक दूसरे को हमेशा, देखिए रिपेल का मतलब क्या है, देखें ये सेम चार्जेस है, सही, और ये क्या है, डिफरेंट चार्जेस है। देखें पॉजिटिव और पॉजिटिव, दिस इज द सेम चार्जेस। पॉजिटिव नेगेटिव, ये क्या है, डिफरेंट चार्जेस है। याद रखिएगा, जो डिफरेंट चार्जेस होंगी वो एक दूसरे को हमेशा क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। वो चार्जेस जो कि सेम नहीं होंगी, ये देखें ये दोनों सेम नहीं है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगी, क्या करेंगी मेरे बच्चे, रिपेल करेंगी। क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। बच्चों ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है, और पढ़ रहे हैं भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं। देखें फिजिक्स बहुत आसान है, ओनली कॉन्सेप्ट पे टिकी हुई है, मुश्किल है ही नहीं। बायोलॉजी में आप रट्टा मारते हैं, लग भी जाता है, लेकिन फिजिक्स कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर आप रट्टा नहीं मार सकते, कॉन्सेप्ट बस पढ़ना पड़ेगा। सेम चार्जेस होंगी हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगी, डिफरेंट चार्जेस होंगी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। और भाई इसका कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है मेरे बच्चे। अब हमारे पास हमारे पीएमजीएसटी वालों ने बेस्ट टॉपिक दिया हुआ है, जिसे आई थिंक बेस्ट टॉपिक कहा जाता है, और वो उतने ही हम तरीके से उसे पढ़ेंगे। दिस इज कॉल्ड योर कूलम्स लॉ। दिस टॉपिक इज दैट वाज कूलम्स लॉ। इसको आप देखें, आपको कोई कॉन्सेप्ट्स को नोट करना हो तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पर इसको सेट कर लूं, एंड दैट इज मोर एंड मोर। ये थोड़ा आपको और दिखाई देना चाहिए था, बट चलिए अभी आगे चलते हैं। आई होप आपने देख लिया हो। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने कॉन्सेप्ट्स को, स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास कूलम्स लॉ क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अभी से वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर लाजमी करें। एमडी गेट ई के नी सारे बच्चे यहाँ से इसको क्लियरली पढ़ सकते हैं। तो बच्चों अब हमारे पास है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ को पढ़ने वाले हैं। तो कूलम्स लॉ को आपने ध्यान से और दिल लगा के पढ़ना है, क्योंकि पीएमजीएसटी के सिलेबस में इसकी पूरी डिटेल आपको आनी चाहिए। बच्चों जो कूलम्स लॉ है, इसको पढ़ने से पहले आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पता हो, जो कि मैंने आपको बता दिए। दो कोई भी दो चार्जेस के दरमियान में जो फोर्स लगती है उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो याद रखिएगा, कूलम्स लॉ एक तरह की क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स होती है। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स के बारे में बताया, बिटवीन द चार्जेस। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस, इसको सबसे पहले जो इन्वेस्टिगेट करवाया था, कूलम्स लॉ को सबसे पहले जिसे डिस्कवर करवाया था, वो करवाया था चार्ल्स कूलम ने। कब करवाया था, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए।
सारी चीजों को हम क्या करेंगे, डिटेल में स्टूडेंट क्या करने वाले, क्लियर करने वाले हैं। सो चले देखते हैं। 84 में करवाया था। तो यहाँ पर देखें, कूलम्स लॉ को स्टडी करते हैं। द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, ये एक तरह की क्या होती है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स होती हैं। मेजरमेंट बिटवीन द चार्जेस was investigated, जिसने इन्वेस्टिगेट करवाया, इन्वेस्टिगेटेड बाय चार्ल्स कूलम। किसने करवाया, चार्ल्स कूलम ने कराया। कूलम्स कब करवाया, 1884 में ये लॉ को एस्टेब्लिश करवाया। देखें, कूलम साहब ने ये बोला कि ये एक तरह की क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है जो कि चार्जेस के बिटवीन ये सबसे पहले जो इन्वेस्टिगेट करवाया, साइंटिस्ट पूछे जा सकते हैं और इसकी डेट पूछी जा सकती है। जो सबसे पहले इसने डिस्कवर करवाया जिस साइंटिस्ट ने, वो है चार्ल्स कूलम। कब करवाया, 1884 में करवाया। देखें, अगेन आई विल टेल यू, कॉन्सेप्ट्स को फील करते हुए चलें। जितने कॉन्सेप्ट्स को फील करते हुए चलेंगे, कॉन्सेप्ट्स मुश्किल नहीं लगेंगे। बाएं हाथ का खेल होगा इसे पढ़ना। तो चलें, कूलम्स लॉ। अब हम कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट देख लेते हैं कि भाई जो हमारे कूलम्स लॉ है उनकी स्टेटमेंट क्या है। जैसे ये है क्या, सवाल ये आता है कि मैम ये है क्या, ये है क्या। बच्चों, ये एक तरह की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है चार्जेस के दरमियान में। वो ये कहता है कि वो डायरेक्टली तो प्रोपोर्शनल होती है, किसके साथ, बिटवीन टू चार्जेस, मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली, मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। लेकिन जो कम होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, वो होती है स्क्वायर ऑफ द रेडियस। तो ये लिखते हैं, फिर और ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। स्टेटमेंट ये है, इट इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ attraction between the charges between the charges is directly proportional magnitude of the charges and inversely proportional किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द रेडियस लिख सकते हैं आप, स्क्वायर ऑफ द रेडियस। बच्चों, कूलम्स लॉ आपको ये कहता है कि जो दो चार्जेस के बिटवीन कोई भी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है जो कि उन चार्जेस को अट्रैक्शन प्रोवाइड करती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होती है दो चार्जेस के मैग्नीट्यूड के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखें, एक चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज, दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज अ नेगेटिव चार्ज। बच्चों याद रखें, यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को आप फील करते हुए चलें। जितना आप कॉन्सेप्ट्स को फील करेंगे उतने आपके कॉन्सेप्ट्स क्या होंगे, क्रिस्टल क्लियर होंगे। ये क्या है, दो चार्जेस है। ये पहले मैं यहाँ पर आपको एक कंडीशन पढ़ाती हूँ, फिर दूसरी कंडीशन पढ़ाऊंगी ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। देखें, ये दोनों क्या है, अनलाइक चार्जेस हैं, दोनों अनलाइक चार्जेस हैं। इन दोनों के बीच में क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। ये दोनों करीब हैं, तो करीब होने से इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी कि चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, इंक्रीज हो रहा होगा, और जो यहाँ पर डिस्टेंस है वो क्या है, बहुत ज्यादा कम है, तो वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर एक दूसरा केस ले लूं
यहाँ पर भी एक पॉजिटिव चार्ज लो और यहाँ पर आकर मैं एक नेगेटिव चार्ज ले लेती हूँ। सो अब यहाँ पर इसको मैं क्या फील करेंगे, देखिए मैम, यहाँ पर जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो मैम देखें कितनी ज्यादा कम हो रही है। मैम इस चार्ज में फोर्स देखें और मैम इस चार्ज में फोर्स देखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस वो क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, और डिस्टेंस क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, और डिस्टेंस इतना ज्यादा हो गया। तो आपको यही तो कूलम्स लॉ कह रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है चार्जेस के मैग्नीट्यूड के, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शन किसकी होती है, रेडियस के। जितना ज्यादा रेडियस होगा, जितना ज्यादा रेडियस होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, और जितना कम रेडियस होगा उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये चीज आपको बस बतानी है, और ये ला आपको कुछ भी नहीं कह रहा, कुछ भी नहीं कहेगा, तंग भी नहीं करेगा, सिर्फ ओनली एग्जिस्ट करता है कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। जिस बच्चे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, ये ला उसके लिए क्लियर है, वरना आप इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। अगर स्टूडेंट्स हम लोग इसका फॉर्मूला देखना चाहें, दिस इज व्हाट योर फॉर्मूला, देखें, मैं देखूं आपको कुछ नजर आ रहा है, नहीं, बाद में आप रिक्वेस्ट करते फिरें मैम हमें तो कुछ नजर ही नहीं आया। सो इसको थोड़ा कुछ इस तरीके से कर लेते हैं, सेटिंग से कर लेते हैं, आपके आपको हर चीज यहाँ पर क्लियर नजर आए। सही हो रहा है, हाँ जी सही दिख रहा है। अभी थोड़ा सा जूम इन कर दिया जाए यहाँ पर, ये कुछ इस तरीके से, स्टूडेंट्स इसको देख लिया जाए। ये यहाँ पर मैं इसको ऐसे कर लेती हूँ, देखें, अब आई थिंक आपको क्लियर होगा, हर चीज नजर आएगी। जी हाँ, सही हो गया। अब स्टूडेंट्स इसका फॉर्मूला जो है वो देखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके साथ है, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस दो ही हो सकती हैं, मैग्नीट्यूड एक Q1 और दूसरी क्या हो सकती है Q2। सही, ये चीज याद रखिएगा। और एक साइड कह रहा है कि फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द रेडियस के। ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन तो दो चार्जेस के मैग्नीट्यूड के है, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शन किसके है, रेडियस के। यानी जितनी ज्यादा रेडियस होगा, फोर्स उतनी डिक्रीज होगी, स्क्वायर टाइम रेडियस बढ़ेगा तो फोर्स उतनी ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी, ये कह रहा है। अब बच्चों आपको पता है कि जब भी दोनों साइड डायरेक्टली के साइन लगे हों, सो आपको क्या लगाना पड़ता है, कांस्टेंट लगाना पड़ता है, तभी आप अपनी फेवरेबल कंडीशंस की तरफ आ सकते हैं। अगर आपको ये चीज का नहीं पता तो भाई आप क्या करेंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने देखिएगा, अब यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को अरेंज करते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के। अब डायरेक्टली का साइन यहाँ से हटाए तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, F इजिकल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सो ये चीज याद रखिएगा। मैं यहाँ पर इसको हाईलाइट कर लेती हूँ, यहाँ पर कुछ इस तरीके से, ये है कूलम्स लॉ का फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द, अगर मैं यहाँ करूं कूलम्स लॉ का ये क्या फॉर्मूला है, ये मोस्ट अट्रैक्टेबल फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टेबल फॉर्मूला है। बच्चों को कॉन्सेप्ट ही नहीं फील होता तो भाई कहाँ से पढ़ेंगे। देखें, ये कहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस। यानी जितना ज्यादा किसी भी चार्जेस है Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड होगा, उतनी ज्यादा उसके अंदर फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, और जितना ज्यादा चार्जेस का रेडियस ज्यादा होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीज होगी। ये चीज याद रखेगा। दिस इज, इससे आपके क्या बनेंगे, MCQs बनेंगे, इसी में से आपके बहुत ज्यादा MCQs बनेंगे। बस आपको कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए आप लोगों को, ओनली कॉन्सेप्ट। सर मैं आपको बताती रहती हूँ, फिजिक्स ओनली एग्जिस्ट ऑन द कॉन्सेप्ट्स,
जिसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर उसकी फिजिक्स क्लियर, जिसके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है फिजिक्स क्लियर नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी क्लियर। सच बता रही हूँ, इसमें कोई झूठ की बात ही नहीं रही। क्लियर हो गया? टॉपिक का फील करें नहीं। देखिए जितनी ज्यादा चार्जेस कोई का मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज्यादा होगी, जितना ज्यादा रेडियस होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी कम होगी। नहीं क्लियर हुआ मैम? क्लियर हो गया। अब बच्चों इसकी कुछ और चीजें हैं जो कि मैंने आपको बतानी है, तो चले मैं उसको बता भी देती हूँ। सो यहाँ पर ये यहाँ से हम मिटा देते हैं इसको, क्योंकि अब हमारा यहाँ से अब कूलम्स लॉ का तो आपको पता है टॉपिक चल रहा है, क्योंकि कूलम्स लॉ की अभी हमने इंपॉर्टेंट कंडीशंस भी पढ़नी है। सही हो गया? सो यहाँ पर हम इसको मिटा देते हैं। देखते जाए मैं बच्चे, कॉन्सेप्ट को फील कीजिएगा, डरिएगा मत, आपने लड़ना है। सही है? अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखना है कि हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था कूलम्स लॉ का, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। सो यहाँ पर आपको एक K दिख रहा है, तो K की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो याद रखिएगा 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी क्या होती है वैल्यू होती है। एप्सिलॉन नॉट आपने पहले भी पढ़ा होगा, आप पहले भी कई केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ते आ रहे हैं। अब देखें कॉन्सेप्ट्स को फील करना है, मैं बार बार यही कहती हूँ कॉन्सेप्ट्स को फील करें। ये K है, ये K की पूरी वैल्यू है 1 इज इक्वल टू डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज अ एप्सिलॉन नॉट। ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है, कभी मत भूलिएगा, कभी मत भूलिएगा। अब यहाँ पर आपके पास एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू होती है और उसके साथ आप लोगों के पास K की भी वैल्यू होती है, और यही क्वेश्चंस आपके एग्जामिनर आपको देगा, यही क्वेश्चन आपका एग्जामिनर आपको देगा, आपको एमडी गेट ई गेट के टेस्ट वाले देंगे। तो K की वैल्यू भी आपने याद रखनी है 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। सो ये वाली चीज आपने याद रखनी है। सही हो गया? अब ऐसे ही हमारे पास K की वैल्यू होती है 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये चीजें आपको आनी चाहिए, बाकी चीजों का आपको कोई नहीं है, ये चीजें बस आपको आनी चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंस है। ये फॉर्मूले को मैं थोड़ा और ऊपर करके लिख लेती हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बता दी, पाई की वैल्यू भी बता देती हूँ 3.14। सही हो गया? 4 तो एक तरह का कांस्टेंट लगा हुआ है यहाँ पर। सही हो गया? ये चीजें आपने याद रखनी है, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों क्या हम इसकी जगह पे ये भी फॉर्मूला बना सकते हैं कूलम्स लॉ का, K की वैल्यू लिख सकते हैं 1/4 पाई, सही तरीके से लिखूं, ये थोड़ा टेढ़ा जा रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं Q1, यहाँ पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, मल्टीप्लाई Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सो ये भी आप फॉर्मूला लिख सकते हैं किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्स लॉ का फॉर्मूला, ये भी लिख सकते हैं। तो इसको आप भी हाईलाइट कर दीजिएगा इस जगह पर, क्योंकि आपको मैंने सारी वैल्यूज बता दी हैं। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए वहां पर आपको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ना दी हो, तो आपने याद रखनी है K की वैल्यू, और इधर रखकर कोई ऐसा सवाल पूछा जाए जहां पर आपको इलेक्ट्रिसिटी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ कूलम्स लॉ मालूम करनी है, सो आपको ये इस तरीके से अगर किया जाए या इस तरीके से आपको बी प्रिपरेशन लेना है। आपसे एग्जामिनर किसी भी तरह का सवाल पूछ सकता है, आपने बी प्रिपरेशन लेना है। ये मैं क्यों बोलती हूँ, सिर्फ आप लोगों के लिए बोलती हूँ। अब बच्चों ये है वैक्यूम के लिए फॉर्मूला, इसके लिए वैक्यूम यानी चार्जेस के बिटवीन कोई मीडियम प्रेजेंट ना हो, ये एक पॉजिटिव चार्जेस है और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ये दोनों क्या है, चार्जेस है, चार्जेस। इन दोनों चार्जेस में क्या हो रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन दोनों चार्जेस के दरमियान। यही चीज हमने पढ़ी है ना कि दो चार्जेस के दरमियान में क्या होती है मैम, आपने हम बताया था मैम, यहाँ पर होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यही बताया बच्चों। अगर इसके दोनों चार्जेस के दरमियान मीडियम प्रेजेंट इस तरीके से ना हो,
मीडियम प्रेजेंट इस तरीके से ना हो तो हम वैक्यूम कह लेते हैं। तो अगर नोट प्रेजेंट मीडियम between the charges, you can use this formula। अगर चार्जेस के दरमियान में कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं होगा, वैक्यूम होगा, खाली होगा, वो आपको सवाल में बोलेगा भी कि वैक्यूम मीडियम प्रेजेंट नहीं है, तो बताएं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, तब आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। वैसे कंडीशंस में आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं ऐसा कर लूं कि ये भी चार्ज है और ये भी चार्ज है, और इन्हीं दोनों चार्जेस के दरमियान देखें, इन्हीं दोनों, ये भी चार्ज हो रही है, देखें, दिस इज योर चार्जेस, दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज अ नेगेटिव चार्ज, दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज अ नेगेटिव चार्ज। सही हो गया। कॉन्सेप्ट को फील ले भाई, कॉन्सेप्ट को फील ले भाई बच्चे, कॉन्सेप्ट को फील करें, फील नहीं करेंगे कुछ भी नहीं बनेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, अगर इन दोनों के दरमियान मीडियम प्रेजेंट है, अब देखिए हम एक चीज पढ़ने वाले हैं, इफेक्ट ऑफ मीडियम। ये बहुत ज्यादा सवाल इसमें से आते हैं। इफेक्ट ऑफ, मैं देखूं नजर आ रहा है नहीं, मैं बच्चे आपको नजर आना चाहिए, मेरा यही टास्क है कि आपको नजर आना चाहिए, इस वजह से मैंने ये सारी सही करवा ली ये चीजें। इफेक्ट ऑफ मीडियम, पहले आपको नजर नहीं आता था, आपको क्लियर नजर आ रहा होगा। मीडियम बिटवीन द चार्जेस, अगर चार्जेस के दरमियान मीडियम प्रेजेंट हो, सो कौन सी कंडीशन बनेगी, तो कौन सी कंडीशन बनेगी अगर चार्जेस के दरमियान में मीडियम प्रेजेंट हो। यहाँ पर लिख लें कॉन्सेप्ट को, ताकि आपके सारे फॉर्मूले नोट होते जाएं, क्योंकि अगर ये मिटा दिया तो आपके फॉर्मूले कुछ आप नोट नहीं कर पाएंगे। इस वजह से मैं फील कर रही हूँ कि आपको पूरा पढ़ाया जाए। सही हो जाएगा मैम, सही हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, अगर चार्जेस के दरमियान में मीडियम प्रेजेंट है तो क्या करें, मैं यहाँ पर एक कंडीशन लिखती हूँ, इफ वी इंट्रोड्यूस मीडियम। देखिए स्टूडेंट्स, इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ चीज के बारे में बताना चाहूंगी। ये एप्सिलॉन नोट है, इसे आप दूसरा कहते हैं, याद रखिएगा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये चीज आपने याद रखनी है, ये चीज आपने याद रखनी है। अगर हम यहाँ पर इस कंडीशन के ऊपर आ गए, ये वाली कंडीशन आपको बताना लाजमी थी। अगर हम चार्जेस के दरमियान मीडियम इंट्रोड्यूस करवा दें, इफ यू इंट्रोड्यूस मीडियम बिटवीन द चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर डिक्रीजेस। अगर हम चार्जेस के दरमियान में कोई भी मीडियम को लाके प्लेस कर दें, तो उससे होता क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो चार्जेस के दरमियान में होती है वो कम हो जाती है। कितनी कम होती है, जितने अमाउंट का आपने मीडियम को क्या रखा है, मीडियम क्या किया है, प्लेस्ड किया है, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आपकी कम हो जाएगी। देखें, जब आप चार्जेस के दरमियान में मीडियम नहीं ला रहे थे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या थी, ज्यादा थी। अगर आप दोनों चार्जेस के दरमियान में कोई भी मीडियम को लाकर प्लेस कर देते हैं, तो मीडियम को लाकर प्लेस करने से आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। उतनी ही डिक्रीज होती है जितने अमाउंट का मीडियम वहां पे रखते हैं। दोनों चार्जेस के दरमियान में जितने अमाउंट का मीडियम रखते हैं, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, डिक्रीज होती है। सही, और उसको आप शो करते हैं, जो मीडियम रखते हैं उसे आप ई आर से शो करते हैं। क्या किससे शो करते हैं, ई आर से शो करते हैं। इसको आप कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। दिस इज योर
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर हो गया। अब बच्चों अगर हमने चार्जेस के दरमियान मीडियम प्लेस कर दिया है तो मैम क्या फॉर्मूला यही रहेगा? सवाल होना चाहिए ना आप लोगों का कि मैम अगर मीडियम प्लेस कर दिया है तो फॉर्मूला यही यूज करेंगे? नहीं, आप क्या इस्तेमाल करेंगे? आप यहाँ पर लिखेंगे एफ मीडियम, क्योंकि हमने चार्जेस के दरमियान मीडियम प्लेस कर दिया है तो अब फॉर्मूले में कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे। बिल्कुल। आप 4 पाए देखें ऐसे भी लिख सकते हैं 4 पाए एप्सिलॉन नॉट। मैम ये तो सेम हो गया। नहीं, आप ई आर भी ले आएंगे सामने आप, क्योंकि ये मीडियम वाला भी है ना। और यहाँ पर स्टूडेंट्स हो जाएगा आप लोगों के पास Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सो ये फॉर्मूला भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स मैं चाहूँ तो यहाँ पर आप लोग के लिए बहुत सारे फॉर्मूले लिख सकती हूँ, बहुत सारे, और मैं लिख भी देती हूँ। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है मेरे बच्चे। देखें अगर चार्जेस के दरमियान कोई भी मीडियम प्रेजेंट है तो मैम क्या होगा? चक्कर नहीं खाएंगे आप लोग, सही रहेंगे। देखिएगा मेरे बच्चे, कॉन्सेप्ट को फील करना है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट को फील करना है। देखें अब देखो आप इस पूरी वैल्यू को यहाँ से क्या कर सकते हो? रिमूव भी कर सकते हो, क्योंकि ये वैल्यू किसकी है? वैक्यूम की है। आप यहाँ पे सिर्फ मीडियम वाली कंडीशन भी लिख सकते हैं, ई आर भी लिख सकते हैं, और फॉर्मूला आपका हो जाएगा यहाँ पर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बच्चों आप देखा जाए कि ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 आर स्क्वायर ये तो वैक्यूम की वैल्यू है। सो हम यहाँ मीडियम में से इसको रिमूव भी कर सकते हैं। आप इस कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखे ना मेरे बच्चे, आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे? यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ एफ मीडियम इज इक्वल टू, ये पूरी जगह पे आप इसको और इसको करके, इसकी अलग होगी जो मीडियम वाली है उसमें भी Q1 Q2 आर स्क्वायर रहेगा। ये मैंने आपको लिखवाया तो है। लेकिन इसकी जगह, इस वैल्यू की जगह हम कुछ और भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं एफ वैक्यूम भी लिख सकते हैं, और डिवाइड में आप क्या लिखेंगे? ई आर लिखेंगे मीडियम। ये फॉर्मूला भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे फॉर्मूले हैं। अब बच्चों देखो आपको सही नजर आ रहा है? ये फॉर्मूले के नीचे अब आपको कुछ नजर नहीं आएगा। अगेन मैं देख लूं, जी हाँ इतना चीजें आपको क्लियर। इलेक्ट्रिसिटी फोर्स डिक्रीज द अमाउंट, जी हाँ। अब बच्चों यहाँ पर देखें, अब ये वाली चीज को हम, ये वाली चीज यहाँ से अब कट कर देते हैं। अब ये वाली चीज को हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे साइड में से। सही हो गया? अब देखें, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, एमसीक्यूज आ सकता है कि बताएं कि मीडियम की फोर्स ज्यादा होती है वैक्यूम की फोर्स से, या वैक्यूम की फोर्स ज्यादा होती है मीडियम से? दोनों सवाल आ सकते हैं, दोनों सवाल आ सकते हैं। कैसे सवाल आ सकते हैं कि व्हाट द फोर्स इज हाईएस्ट when the force of vacuum is highest than the force of medium के फोर्स ऑफ जो वैक्यूम है वो ज्यादा होगी फोर्स ऑफ मीडियम से। यहाँ पर ऑप्शन दिया जाएगा यस, नो, बी में दिया जा सकता है, सी में दिया जा सकता है, दोनों हो सकते हैं, डी में दिया जा सकता है नन। इसमें से कोई नहीं होगा। ये चीज याद रखिएगा कि फोर्स ऑफ मीडियम इज इनवर्स फ्रॉम द फोर्स ऑफ वैक्यूम। मीडियम की फोर्स हमेशा कम होती है मीडियम की फोर्स वैक्यूम से, क्योंकि वैक्यूम जो है जब चार्जेस के बिटवीन कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं है तो वैक्यूम वाली फोर्स ज्यादा होगी। अगर चार्जेस के दरमियान में मीडियम प्रेजेंट है, अगर चार्जेस के दरमियान में मीडियम प्रेजेंट है, सो आप यहाँ पर क्या करेंगे? अगर तो मीडियम प्रेजेंट है, अगर तो मीडियम प्रेजेंट है तो वो डिक्रीज होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर मीडियम प्रेजेंट नहीं है, वैक्यूम है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगी? इंक्रीज होगी। इतना समझ गए आप लोग? मैम यस समझ गए हम।
So when the force of the vacuum is higher than the force of medium, आप क्या बोलेंगे? Yes, yes, force of vacuum ज्यादा होती है force of medium से। अब इसको रिवर्स करके भी दिया जा सकता है। What is the force? Force of medium is higher than the force of vacuum. So आप लिखेंगे नो। आप किसके ऊपर टिक लगाएंगे? नो। ऐसा तो भाई हो ही नहीं सकता। आप कौन सी सदियों में हैं? अब बच्चों आप इस फॉर्मूले को किसी दूसरे तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं। अरेंज करने का कोई एक तरीका नहीं होता। अरेंज करने के काफी सारे तरीके होते हैं। एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए हद से ज्यादा तरीके होते हैं जो कि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होते, जो कि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होते। और चलते हैं भाई इंडिकेट की तैयारी करने। कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट पढ़े बच्चा, ये कुछ भी नहीं है, चीजें कुछ भी नहीं है। देखें मैम अभी कुछ बताने वाली हैं। जी हाँ, आप इस फॉर्मूले को दूसरे तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं। मैम कैसे? ये देखें आप मीडियम वाला है ना, जो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जो कि मीडियम हमने प्लेस करवा दिया है, उसको आप बराबर रख सकते हैं एफ वैक्यूम के और एफ मीडियम के। ये भी फॉर्मूले को आप लिख सकते हैं। सही हो गया मैम? मैम आप क्या ही बात करती हैं, सही होगा। सो ये चीज आपने याद रखनी है। देखें अगर चार्जेस के दरमियान किसी भी मीडियम को लाएंगे तो हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम ही होगी। आप आंखें बंद करके एमसीक्यू स्टिक लगा सकते हैं। अगर आप मीडियम को प्लेस नहीं करवाते तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। कभी भी आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पर कम होती हुई नजर नहीं आएगी। और अगर आप चार्जेस के दरमियान मीडियम प्रेजेंट करवाते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उतनी ही डिक्रीज होगी जितना का आप मीडियम चार्जेस के दरमियान प्लेस करवाएंगे। सही हो गया? इसे नोट कर लें, इसको आप नोट कर सकते हैं, यहाँ पर नोट कर लें। कर लिया होगा नोट, देख लें। ये मैंने स्टूडेंट थंबनेल बनाना होता है, इस वजह से मैं ये ऐसी पिक्स ले लेती हूँ। आपको कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है? तो यहाँ पर देखते जाएं। जी हाँ, आपको नजर आ रहा होगा। सो चलो चलो क्लियर हो रहा होगा आपको कॉन्सेप्ट। अब आपको थोड़ा और मैं दिखा दूं। जी हाँ, अब आप यहाँ से पिक्चर ले सकते हैं कुछ इस तरीके से। सो स्टूडेंट्स आई होप आपने कॉपी कर लिया। अब ज्यादा टाइम को वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आपको आपके कॉन्सेप्ट्स की तरफ लेकर चलेंगे ताकि आपको बोर्ड बिलर नजर ना आए ना। मेरी यही है कि बोर्ड बिलर नजर ना आए। देखिए मैम, जी हाँ, अब आपको क्लियर नजर आएगा, मेरे ख्याल से अब क्लियर नजर आएगा। चलो अब इसको मिटाते हैं और अगले टॉपिक को चूज करते हैं और पढ़ते हैं। बच्चों फिजिक्स अगेन मैं कहती रहती हूँ, फिजिक्स मुश्किल नहीं है। फिजिक्स को मुश्किल बनाया हुआ, फिजिक्स का नाम सुन के जो लड़कियां होती हैं वो तो बोलती है फिजिक्स पढ़े ही ना। उस जगह पे भी मेकअप कर लेते हैं हम लोग, ऐसा भी नहीं सोचती। कुछ सारा दिन पढ़ती रहती हैं, कुछ सारा दिन पढ़ती रहती हैं। सही, लड़कों को भी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन ये है कि पढ़नी पड़ती है। सो मैं ये कहना चाहूंगी कि फिजिक्स किसी को पसंद नहीं होती, लेकिन आपको पसंद करनी चाहिए क्योंकि सबसे आसान है। आपको यही पढ़ाया जाता है फिजिक्स बहुत मुश्किल है, फिजिक्स बहुत आसान है। मैं बोल रही हूँ फिजिक्स बहुत आसान है। आप जो भी सेंटर ज्वाइन करें, आप क्यों ज्वाइन करें? पैसों को इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं जब आपको इतनी अच्छी ऑनलाइन क्लासेस मिल रही हैं, जो बनना है वो करवाया जा रहा है, फिर ट्यूशन क्यों ले रहे हैं? फिर ट्यूशन क्यों ले रहे हैं? सो चले देखें, मुझसे हर कोई पूछता है कि मैम आप क्या हैं, ग्रेजुएटेड हैं, कहाँ से हैं, किस मुल्क से हैं, के क्या हैं? सो स्टूडेंट्स ये आपके एमडी गेट के बाद नेक्स्ट ईयर आपको बताया जाएगा, चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर्स होने के बाद। क्योंकि बच्चों तब यह भी होगा, लोगों को इंटरेस्ट भी होगा कि हम देखना चाहेंगे ये हमारी मैम क्या है। इससे तो आपको फील हो रहा होगा कि मैं कौन हूँ। बाकी आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता खुद ही मैं नेक्स्ट ईयर बता दूं। तो आपने ज्यादा से सपोर्ट करनी है ताकि 10,000 सब्सक्राइबर जल्दी हो सके और चैनल मोनेटाइज हो सके। तो चलें बातें छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। सही हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है।
इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट्स को हम क्रिस्टल क्लियर करेंगे। कोई भी क्वेरी, कोई भी कॉन्सेप्ट आपको खाली नहीं रहेगा। एमडी गेट की तैयारी करें, ई गेट की या नीट के स्टूडेंट्स हैं, क्लास 11th क्लास 9 के बच्चे हैं, सारे यहाँ से अपनी क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे। लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा। बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि इंपॉर्टेंट नोट्स और पीडीएफ भी आप लोगों को मिलते रहे। इंपॉर्टेंट नोट्स और पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप चैनल टीच ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी ताकि लास्ट तक आपकी सपोर्ट हो सके। चलें स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम चलें स्टार्ट कर लेते हैं। ये कुछ बोर्ड मिटा नहीं था सही तरीके से। चलो अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं, हेडिंग लगा लें, हेडिंग लगा लें अपने पास। पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। बच्चों ये बहुत आसान है, मैम आप हर चीज को आसान बोल देती हैं ताकि आपका ब्रेन समझ जाए कि चीज आसान है। जब ब्रेन को ही वो नहीं, घर में बच्चे पढ़ते नहीं है तो उन्हें बोला जाता है दिस इज निकम्मा, ये निकम्मा है। भाई तुम उसे सिखा ही रहे हो कि वो निकम्मा है, उसका ब्रेन बोलेगा तू निकम्मा है, तू कुछ नहीं कर। जब आप स्टूडेंट्स को बोलोगे कि तुम्हें भाई तुम होशियार हो, तुम इंटेलिजेंट हो, तो स्टूडेंट्स का खुद ध्यान करेगा कि भाई हम तो होशियार है, हम पढ़ सकते हैं, वो और मेहनत करेंगे। तो देखें, कभी भी किसी को कुछ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वक्त किसी का भी आ सकता है। स्टूडेंट्स आप गौर से इलेक्ट्रिक फील्ड को समझिएगा। बच्चों देखें, देखें गौर से देखिएगा, बहुत सारे साइंटिस्ट है, बहुत सारे दुनिया में साइंटिस्ट है। हम ग्रेविटेशन वाले चैप्टर्स को क्लियर कर चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं, क्लियर तरीके से पढ़ सकते हैं। अब हम उस चैप्टर की तरफ आए हैं जहां पर है हमारे पास चार्जेस। चार्जेस का पूरी डिटेल लिखी हुई है, चार्जेस है, मैं आपको पढ़ा भी चुकी हूँ कूलम्स लॉ, पूरी चार्जेस के बारे में डिटेल है। तो देखें, अब सवाल ये है कि दो चार्जेस के दरमियान, दो चार्जेस इतनी ज्यादा दूर होती हैं, फिर वो अपने क्यों उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है? कैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है? कोई तो चीज होगी उनके सराउंडिंग में जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो चार्जेस के बीच में होती है। कोई ना कोई चीज होगी, कोई ना कोई ऐसी फील्ड मौजूद साइंटिस्ट होगी जिसकी वजह से चार्जेस एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर होती हैं, फिर भी उनके अंदर कैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही होती है। चार्जेस, अगर मैं एक चार्ज को यहाँ पर पकड़ूं और दूसरे को यहाँ पर पकड़ूं, चार्जेस भले मेरे डिफरेंट हाथ के अंदर है लेकिन उनके अंदर फिर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती होगी क्योंकि उनके सराउंडिंग में कोई ना कोई चीज साइंटिस्ट बोर्ड में मौजूद है, कोई ना कोई चार्जेस के दरमियान में कोई ना कोई चीज मौजूद है जिसकी वजह से इतनी चार्जेस दूर होने के बाद भी एक दूसरे के ऊपर क्या लग रही है, उनके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है। उसके दरमियान में कोई तो ऐसी चीज होगी जिसकी वजह से उन चार्जेस के दरमियान में क्या लग रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है। तो यही साइंटिस्ट परेशान हो गए कि वो ऐसी चीज है क्या जो इतनी दूर चार्जेस मौजूद है फिर भी वो चीज लग रही है, कोई ना कोई चीज तो होगी ना। ऐसे स्टूडेंट्स, अर्थ हमसे कितनी ज्यादा अर्थ जो है, अर्थ अर्थ से सन, सन से प्लेनेट, वो हमसे बहुत ज्यादा दूर है लेकिन उनके गिर्द भी कोई ना कोई फील्ड होगी, कोई ना कोई फील्ड होगी। ऐसे स्टूडेंट्स कि चार्जेस एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर होती हैं लेकिन उनके बाद भी उनके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है, कोई तो चीज है। तो साइंटिस्ट को पता चला वो चीज क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। वो चीज क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड उन्होंने कहा, अगर मैं आपको छोटा से कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करती हूँ, छोटे से कॉन्सेप्ट से, उसके बाद आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, ये मैं गारंटी देती हूँ। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, आप नेगेटिव भी ले सकते हैं लेकिन यहाँ पर मैं एज्यूम क्या कर रही हूँ, पॉजिटिव चार्ज को एज्यूम कर रही हूँ। सही देखो, आपको क्लियर नजर आना चाहिए, क्लियर नजर, इतनी मेहनत कर रही हूँ तो क्लियर नजर आना चाहिए, बिल्कुल क्लियर नजर आना चाहिए। तो देखते जाए, यहाँ पर कॉन्सेप्ट को आपने फील करते जाना है, सही हो गया। कॉन्सेप्ट को ऐसे नहीं रहना आप लोगों ने, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखते जाना है। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज योर पॉजिटिव चार्ज। अब बच्चों ये पॉजिटिव चार्ज है और एक चार्ज को मैं यहाँ पर लाके यहाँ पर रख देती हूँ, सही, ये चार्ज है। अब साइंटिस्ट ने क्या तरीका आजमाया कि जिसके जरिए हमें पता चल सके इनके सराउंड में क्या है। देखें, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के दरमियान में मैं डॉट को ड्रॉ कर रही हूँ। अब आप डॉट को गौर से देखिएगा, डॉट को गौर से देखना है। अब आपको कुछ फील हो रहा है इन डॉट के दरमियान में,
बच्चों ये पॉजिटिव चार्ज है, उसके दरमियान में क्या है, डॉटेड डॉटेड मैंने क्या ड्रॉ की है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ की है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ की है। द यूनिट, ये क्या यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, डॉट रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि सराउंडिंग में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देखें जितनी ज्यादा चार्ज करीब है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ देखें कितनी ज्यादा है, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है, डॉट कितने ज्यादा है, ये चीज पहले समझे फिर कॉन्सेप्ट समझते हैं। फिर देखें जैसे ये चार्ज से दूर होती गई इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसकी स्ट्रेंथ कितनी कम हो गई, डॉट की स्ट्रेंथ देखें कितनी कम होगी। यहाँ पर देखें जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान थी, जितनी ज्यादा चार्ज थी, चार्ज के करीब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ देखें कितनी ज्यादा है, और जो चार्ज से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ देखें कितनी कम है। तो यहाँ पर देखें डॉट इज रिप्रेजेंट, मैं यहाँ पर लिखना चाहूं डॉट जो है वो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डॉट रिप्रेजेंट सराउंडिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, डॉट रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज के, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, प्रेजेंस है। देखिए ये डॉट ये रिप्रेजेंट करके बता रहे हैं, ये रिप्रेजेंट करके बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। जितनी ज्यादा डॉट्स, जितनी ज्यादा वो चार्ज के करीब होगी इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, जितने ज्यादा फासले पर रख दें चार्ज को जहां कर तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कमजोर होती जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड आर ग्रेटर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ग्रेटर होती है क्लोज टू द चार्ज, ये पॉइंट को गौर कीजिएगा, चार्ज के करीब, चार्ज के करीब, यानी कि यहाँ पर हमने डॉट्स को इलेक्ट्रिक फील्ड माना है, एक तरह का एज्यूम किया है, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज्यादा ग्रेटर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी चार्जेस जितनी ज्यादा करीब होंगी। उसके बाद याद रखें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं यहाँ पर देखना चाहूँ आर लेस, जितनी ज्यादा कम होगी, जितनी ज्यादा कम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आर लेस, जैसे फर्दर अपार्ट, अगर चार्जेस क्या हो जाएंगी, फर्दर अपार्ट हो जाएंगी, सो वहां पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कम होगी। जितनी ज्यादा डिस्टेंस पर आपकी चार्ज चली जाएगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, और जितनी ज्यादा चार्ज करीब होगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। इतनी चीज आपने क्या करनी है, क्लियर करनी है। कॉन्सेप्ट्स को फील किया आप लोगों ने, इतनी ज्यादा कोई चीज चार्ज से दूर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी कम होगी, जितनी ज्यादा करीब होगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। ये कॉन्सेप्ट पहले बताना जरूरी होता है टीचर को, ताकि आगे कॉन्सेप्ट स्ट्रेस का क्लियर हो सके। इतनी चीज को आप नोट करें, क्योंकि अभी हम कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने वाले हैं। अभी तो मैंने आपको कुछ चंद चीजें बताई हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ये चीजें आपको क्लियर हो गई हैं, मैम हमें क्लियर हो गई हैं। अब आपको पता ही तो है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक पढ़े हैं, फिर यहाँ पर इसको लिखने की फिलहाल जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं है। सो यहाँ पर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट को देखना है। अब देखो मैं यहाँ पर फिर भी लिख देती हूँ ताकि आपको टॉपिक का फील आता रहे। यहाँ पर गौर से देखिएगा, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को देखना है स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर क्या है, एक चार्ज है, जो चार्ज को हम यहाँ पर Q से शो करते हैं, और एक जो चार्ज है वो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ, इसका नाम है टेस्ट चार्ज। यानी कि यहाँ पर हमें पता करना है, यहाँ पर हमें पता करना है कि सच में चार्जेस के दरमियान में, सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है।
इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन होता है, एक स्पेस होता है जो चार्जेस के सराउंडिंग में होता है। जब एक चार्ज दूसरी चार्ज के ऊपर क्या करती है, फोर्स को एक्सर्ट करती है, सो हम कहते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। देखें, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैसे पता चलेगी? वो चार्ज जिसके ऊपर हमें पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं, उसे हमने क्यू का नाम दे दिया है। और वो चार्ज जिसको हम लेकर जाएंगे टेस्ट करने के लिए इस चार्ज को कि इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है सच में इसके ऊपर, ये क्या है, टेस्ट चार्ज होगी। और क्यू क्या है, पॉइंट चार्ज है। क्यू पॉइंट चार्ज है जिसके ऊपर हम चेक करना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है या नहीं। क्यू नॉट वो चार्ज है जिसको लेकर आएंगे और हमें पता चलेगा कि सच में इसके ऊपर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। आप यहाँ पर इसकी डिनोमिनेशन कर लें कि क्यू इज अ, यहाँ पर लिख देती हूँ, क्यू जो है वो क्या है, पॉइंट चार्ज है। कहाँ पर लिखूं, क्यू इज अ पॉइंट चार्ज, सही, पॉइंट चार्ज। और जो क्यू नॉट है वो क्या है, टेस्ट चार्ज है। क्या है, टेस्ट चार्ज है। इतना आपको क्लियर हो गया? अब देखें, अब देखें, देखें मैम आपको बताएं, जल्दी बताएं, हमें जल्दी बताने। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, ये चार्ज थी टेस्ट चार्ज में, इसको इसके क्लोज लेकर आए। इन दोनों के बिटवीन क्या लगी? आप बोलेंगे मैम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुई, अट्रैक्शन हुई जब हम चार्जेस को लाए। तो इसके इनके दरमियान क्या होगी, इसके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या होगी, जनरेट हो गई। यहाँ पर देखें, यहाँ पर इसको मिटा दूं, अब कॉन्सेप्ट को देखिएगा, ये टेस्ट चार्ज दोबारा से बनेगी यहाँ पर। सो देखें, इसको थोड़ा सा मैं, जी हाँ, ये हो गई टेस्ट चार्ज, वही देखें, दिस इज योर टेस्ट चार्ज। यहाँ पर देखें, देखें, तो यहाँ पर क्या हुई, जब हम एक चार्ज को लाए दूसरे चार्ज में, तो हमें पता चल गया यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन होता है, एक स्पेस होता है जो चार्जेस के सराउंडिंग में होता है। जब वन चार्ज फोर्स एक्सर्ट टू द अनदर चार्ज, तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। जब एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाती है, तो वहां पर एक स्पेस और एक रीजन बन जाता है। उसी स्पेस और रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। देखें, जितनी ज्यादा चार्ज के करीब इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, जितनी चार्ज के दूर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ उतनी कम है। यही चीज मैं आप लोगों को बताना चाहती थी और इतनी देर से मैं आपको यही चीज बता रही थी। देखिए यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर डेफिनेशन को देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, याद रखिएगा, वो एक तरह का स्पेस होता है, एक तरह का रीजन होता है। स्पेस और एक क्या होता है, रीजन होता है। जब जब याद रखिएगा, वन चार्ज exerts force to the another charge, के ऊपर फोर्स लगाती है, एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगाती है, तो याद रखिएगा वहां पर मेड अ इलेक्ट्रिक फील्ड, मेड अ इलेक्ट्रिक फील्ड। सही हो गया, कॉन्सेप्ट फील हो गया आप लोगों को? मैम हाँ, कॉन्सेप्ट फील हो गया हम लोगों को। सो यही चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह का चार्ज होती है, जब फोर्स एक्सर्ट करे अनदर चार्ज पर, तो वहां पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है। अब एक कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको जरा समझिएगा, ये भी एक तरह की क्वारीज होती हैं स्टूडेंट्स की, अक्सर स्टूडेंट्स की क्वारीज होती हैं कि मैम ये यहाँ से समझ नहीं आ रहा, मैम ये यहाँ से समझ नहीं आ रहा, तो यहाँ पर देखिएगा गौर से, अब समझ आएगा। देखिएगा, ये अब पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी याद रखिएगा वो ही होती है
जब फोर्स एक्सपीरियंस हो, देखें यहाँ पर चार्ज थी, इस चार्ज के ऊपर अगर फोर्स एक्सपीरियंस हो, फोर्स लगे, तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आप ऐसे लिख सकते हैं डेफिनेशन, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज, उसे सिंप्लीफाई आप लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। फॉर्मूला लिखे यहाँ पर, फॉर्मूला वो ही आसान होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स एक्सपीरियंस हो किसी भी चार्ज के ऊपर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सही। अगर हम यहां से ही इसका यूनिट निकाल लें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, तो यूनिट मैं यहाँ पर अलग से हेडिंग डाल लेती हूँ, यूनिट। सो यूनिट क्या है, यूनिट क्या है बताएं, यूनिट बताएं। फोर्स का क्या है, न्यूटन है। चार्ज का क्या है, कूलम है। ऊपर जाएगा तो न्यूटन कूलम इनवर्स हो जाएगा। दिस इज द यूनिट। व्हाट दिस इज द यूनिट, आपसे यूनिट, क्योंकि आपके पीएमडीसी वालों ने लिखा हुआ है कि मस्ट बी रिमेम्बर टू द यूनिट्स, मस्ट बी रिमेम्बर टू द यूनिट्स, कि आपको यूनिट्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप यूनिट्स के बारे में पता नहीं होगा, एमसीक्यूज गलत हो जाएगा, और ऐसा तो होना नहीं चाहिए कि आपका एमसीक्यूज गलत हो जाए। तो इसके लिए बी प्रिपेयर्ड रहना है, बी प्रिपेयर्ड। अगेन आई विल टेल यू, अगर यहाँ पर फोर्स का निकाल लें जो इनमें एक्सपीरियंस हो रही है, तो ये हो जाएगा ई क्यू, दिस इज योर ई क्यू। समझ गए मैम, समझ गए मैम, समझ गए हम लोग। आपने समझा दिया और हम समझ जाते हैं, आप समझा देती हैं और हम लोग समझ जाते हैं। सही हो गया। इतने अच्छे हैं मेरे स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को कॉपी कर ले, मैं इस वजह से यहाँ पर आई हूँ ताकि आप लोग इसे कॉपी कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। मैं यहाँ पर इसको सेट भी कर लेती हूँ ताकि आपको रोशनी सही आए, थोड़े सही तरीके से आपको रोशनी आ सके। सो आई होप अभी आपको थोड़ा और क्लियर नजर आ रहा हो, क्लियर नजर आ रहा है। सो अब हम आगे चल सकते हैं, मैम आगे चल सकते हैं, तो चले आगे चलते हैं। बता दूं 1 2 3, चले। स्टूडेंट्स यहाँ पर कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जा रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू आइसोलेटेड पॉइंट चार्जेस। आइसोलेटेड पॉइंट चार्जेस को हम देखने वाले हैं कि देखिए स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछा जाए, देखिए यहाँ पर ना आपको कॉन्सेप्ट्स की बहुत ज्यादा नीड है, बहुत ज्यादा नीड है। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द आइसोलेटेड पॉइंट चार्जेस, यानी कि अगर आपसे चार्जेस का मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो आप क्या ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो कि मैंने आपको पहले बताया, नहीं। आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताएं बिटवीन द आइसोलेटेड पॉइंट चार्जेस, यानी कि आपसे मैग्नीट्यूड का पूछा किया जाए, सो अब वो वाला फॉर्मूला, ये जो मैं भी निकलवाऊंगी, ये वाला ही चीज आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। सो इसको आपने क्या करना है, क्लियर करना है। स्टूडेंट किसी भी चीज को आपने मिस नहीं करना। तो यहाँ पर लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इंटेंसिटी बिटवीन आइसोलेटेड पॉइंट चार्जेस। समझ गए। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखने वाले हैं बिटवीन द आइसोलेटेड पॉइंट चार्जेस के दरमियान में, मतलब बहुत ज्यादा छोटी चार्जेस उसके दरमियान में अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी हो, बहुत ज्यादा छोटी आइसोलेटेड पॉइंट चार्जेस के दरमियान वाली, सो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे। देखिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी फॉर्मूला पढ़ा था, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 भी कह सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 भी कह सकते हैं। सही हो गया, ये आप फर्स्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब ये आपकी मर्जी है, आप इसको कैसे डिटरमाइन करते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ बीच में ताकि आपको क्लियर नजर आए, E इज इक्वल टू एफ क्यू, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम फॉर्मूला लेकर आएंगे, इसमें यूज करेंगे, आल्सो यूज
also use the Coulomb's law। अब हम यहाँ पर कूलम्स लॉ का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। कैसे इस्तेमाल करेंगे? कूलम्स लॉ का फॉर्मूला पता है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर हमने Q को जो लिया था डायग्राम के अंदर, वो हमने कौन से Q को लिया था? देखिए, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमने नोट का साइन लिया था ना एक, बिल्कुल सही, नोट का साइन, और यहाँ पर Q सादा आ जाएगा। ये अपने बस डिफरेंस करना है। सही हो गया? सही हो गया ना? अब यहाँ पर बाय कंबाइनिंग, ये इक्वेशन नंबर 2 थी, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। देखें, अगर मैं कंबाइन करूं तो आपको सेकंड टाइप नीचे नजर आएगी, या हम नहीं, नीचे नहीं नजर आएगी, दूसरी साइड जाना पड़ेगा। चलिए दूसरी साइड चल जाते हैं। सही हो गया? लाइन क्लियर नजर आ रही होगी? जी हाँ। सो अब बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन कर लें। कैसे कंबाइन करेंगे वो यहाँ पे बताती हूँ। यहाँ पर आप लिख लें E इज इक्वल टू एफ क्यू, इसके बाद आप यहाँ पर लिख लें के क्यू नोट, और यहाँ पर आप लिख दें आर स्क्वायर। क्यू नोट से क्यू नोट क्या हो गया? कैंसल हो गया। कैंसल हो गया? नहीं, कैंसल हो गया। यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर क्या बचा? अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी थी आइसोलेटेड पॉइंट चार्जेस के दरमियान में। तो यहाँ पर आप लोगों ने फोकस करें, यहाँ पर आप लोग फोकस करें यहाँ पर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोग देखें कि हमने यहाँ पर कट आउट कर लिया है। सो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी है, उसका फॉर्मूला है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों ये याद रखिएगा कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहा जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए वो फॉर्मूला है ये वाला। याद रखिएगा, जब आइसोलेटेड पॉइंट चार्जेस का आप लोगों के सामने जिक्र हो तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगी जब चार्जेस का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा। ये पॉइंट्स याद रखनी है आप लोगों ने, इनको भी रिमेम्बर करना है, बी रिमेम्बर्स, और इसे भूलना नहीं है। कोई भी चीज आ जाए, कोई भी वक्त आ जाए, आपने अपनी क्वारीज को भूलना नहीं है। आपने कभी भी किसी चीज को लिए अपने फ्यूचर को मिसअप नहीं करना, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, एंड दैट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ के अंदर। सो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कम होगी, याद रखिएगा, जब डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा। सो यही चीजें आप लोगों को क्लियर है? तो यहाँ से कॉपी कर ले, नोट कर ले। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरफ चलेंगे। ये है कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है उसको निकालने का फॉर्मूले देख लिए, लेकिन डायरेक्शन कैसे मालूम करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे मालूम करेंगे, उसके लिए भी हमारे पास चीजें हैं। ये नहीं कि चीजें नहीं है, चीजों की यहाँ पर कोई कमी नहीं है, बस कॉन्सेप्ट्स की कमी है जो कि स्टूडेंट्स को पता नहीं होते। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोगों ने देखना है, गौर से देखना है। अब हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में स्टडी करने वाले हैं। और यहाँ पर आपने इस चीज को गौर से समझना है, इसकी चीज को बहुत से समझना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ने वाले हैं आज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप लोगों के पास क्या होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसके मैग्नीट्यूड निकालने के फॉर्मूलाज पढ़े थे। आज हम पढ़ने वाले हैं कि हम किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं, कि अगर कोई चार्ज है पॉजिटिव है तो उसकी फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होगी, अगर कोई चार्ज नेगेटिव है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी। सो इस वजह से हाँ, यहाँ पर डिस्कवर हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर सोचा जाए तो ये एक इमेजिनरी लाइन है, ये कोई यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड को मालूम करने के लिए साइंटिस्ट ने ये अप्रोच भी दी है और हमें इसको पढ़ना पड़ेगा। आप एमडीगेज की तैयारी करें, ईकेज की, नीट की, क्लास 11 9 के बच्चे सारे यहाँ से अपने कॉन्सेप्ट को हासिल कर सकते हैं।
क्योंकि हम डिटेल में टॉपिक को डिस्कस करते हैं, कोई चीज मिस करते ही नहीं, आप लोगों को पता है। अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो कोई भी मिस ना हो सके। अभी अभी चैनल को लाइक और अच्छा सा कमेंट कर दें। व्हाट्सएप चैनल टीच दुआ को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा, वहां पर आपको इंपॉर्टेंट नोट्स और पीडीएफ यहाँ पर आप लोगों को सेंड होते रहते हैं। तो चले मैं बच्चे इसको स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम तब यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, इस वजह से ड्रॉ करते हैं टू फाइंड अगर मैं यहाँ पर टू फाइंड इलेक्ट्रिक, यहाँ पर अगर लिखना चाहो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम इस वजह से ड्रॉ करते हैं ताकि टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को ड्रॉ बताने के लिए हम याद रखिएगा हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्यों ड्रॉ करते हैं? ताकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बता सके, मैग्नीट्यूड को नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस वजह से ही ड्रॉ करते हैं ताकि हम पता चल सके कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पर है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी जो डायरेक्शन है वो कहाँ पर है, और नेगेटिव की चार्ज की डायरेक्शन कहाँ पर है। सो यहाँ पर हम कुछ केसेस पढ़ेंगे और आपको पता चलता जाएगा। याद रखिएगा पॉजिटिव जो चार्ज होती है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, याद रखेगा, रेडियली आउटवर्ड होती है, रेडियली बाहर की तरफ निकली होती है, रेडियली आउटवर्ड होती है, कुछ इस तरीके से रेडियली आउटवर्ड। ये आपने याद कर लेना है कि पॉजिटिव चार्ज, याद रखिएगा पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अंदर क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड होती है, बाहर की तरफ होती है। और आपने याद रख लेना है जो कि नेगेटिव चार्ज होती है, उसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा क्या होती है, रेडियली इनवर्ड। क्या होती है? रेडियली इनवर्ड। दिस इज अ रेडियली इनवर्ड होती है। देखिए ये क्या होती है, रेडियली इनवर्ड होती है। सही हो गया, आप समझे यहाँ पर रेडियली इनवर्ड। अगर पॉजिटिव चार्ज होगी तो उसकी डायरेक्शन हमेशा बाहर की तरफ होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी। अगर कोई नेगेटिव चार्ज होगी तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो रेडियली क्या हो जाएगी, इनवर्ड होगी, अंदर की तरफ इसकी क्या होगी, डायरेक्शन होगी। टू फील अ कॉन्सेप्ट्स यू डिटरमाइन ऑल द कॉन्सेप्ट्स, बस कॉन्सेप्ट को फील करते जाएं, कॉन्सेप्ट्स मुश्किल नहीं है। तो पॉजिटिव चार्ज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होगी, ये साइंटिस्ट ने डिटरमाइन किया है। एंड यू कैन वेरी वेरी बेस्ट अप्रोच टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायरेक्शन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर रेडियली इनवर्ड होगी, रेडियली अंदर की तरफ अगर डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो याद रखिएगा नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो रेडियली इनवर्ड होती है। अगर सेम चार्जेस हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी, पॉजिटिव चार्ज होगी तो रेडियली आउटवर्ड होगी, और अगर नेगेटिव चार्ज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो रेडियली इनवर्ड होगी, यहाँ पर रेडियली आउटवर्ड होगी अगर पॉजिटिव चार्ज है। अगर यहाँ पर हम केसेस के बारे में पढ़े, अब ये दोनों तो क्लियर हो गए कि सेम चार्जेस से क्या होती है। अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है, और अगर नेगेटिव चार्ज हो तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर होती है। इतने कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको क्रिस्टल क्लियर करवा दी हैं। अब यहाँ पर आप लोगों ने देखना है, अगर यहाँ पर हम बात करें टू डिफरेंट चार्जेस की, केसेस है, अगर टू डिफरेंट चार्जेस की बात करें, पहले टू सेम चार्जेस की बात कर लेते हैं। टू सेम चार्जेस, दो सेम चार्जेस वाले केस को यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखें आपको बिलर तो नहीं आ रहा कहीं, क्योंकि अगेन आई विल टेल यू कि आपको बिलर नहीं आना चाहिए, बिलर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। देखे 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 देखे, हाँ जी, अब आपको बिलर बिल्कुल भी नहीं आएगा। सो हम यहाँ पर बात करेंगे टू सेम चार्जेस की। देखिए यहाँ पर गौर से देखिएगा, कोई चीज को आपने मिस नहीं करना। मैं थोड़ी सी यहाँ पर इसको इंक पिला लूं। तो यहाँ पर आपने देखना है टू सेम चार्जेस, अगर टू सेम चार्जेस है तो क्या केस होगा। ये देखिए आप पॉजिटिव दो चार्जेस ले लें या दो नेगेटिव, में यहाँ पर दो पॉजिटिव ले लेती हूँ। अगर दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, यानी कि नेगेटिव चार्ज भी हो पर यहाँ पॉजिटिव चार्जेस हैं, दोनों सेम चार्जेस हैं, तो उनकी फील्ड लाइन क्या होगी,
रेडियली आउटवर्ड होगी। नेगेटिव की तो आप खुद ही कर सकते हैं, इस तरीके का केस है। तो पॉजिटिवली क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ होगी, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। पॉजिटिव चार्ज होगी तो उसकी डायरेक्शन हमेशा रेडियली क्या होगी, आउटवर्ड होगी, बाहर की तरफ होगी। अगर यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज, मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, यहाँ पर देखें रेडियली आउटवर्ड, और यहाँ पर भी रेडियली आउटवर्ड, और यहाँ पर भी रेडियली आउटवर्ड, यहाँ पर भी रेडियली आउटवर्ड। समझ गए आप लोग? तो याद रखिएगा, ये जब दोनों आपस में ओवरलैप करेंगी तो वो कुछ इस तरीके से करेंगी। यहाँ पर देखिएगा, ये कुछ इस तरीके से जाएगी और ये ओवरलैप नहीं करेंगी, लेकिन ये कुछ इस तरीके से इनकी क्या हो जाएगी, ऐसे डायरेक्शन हो जाएगी। सही, अगर वो क्या होंगी, पॉजिटिव चार्जेस। अगर नेगेटिव चार्जेस होंगी तो वो इन्वर्ट की तरफ वो चली जाएंगी। सो ये वाली चीज आपने याद रखनी है। अगर यहाँ पर केस हो जाए नेगेटिव चार्जेस हो तो रेडियल इन्वर्ट बनाइएगा आप लोग। और अगर बात करें यहाँ पर टू डिफरेंट चार्जेस की, टू डिफरेंट चार्जेस की अगर बात करें यहाँ पर, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे मैम? सो अब आप हमें यहाँ पर क्या पढ़ाने वाली हैं, क्या ट्विस्ट दिखाने वाली हैं, क्या कहने वाली हैं, क्या करने वाली हैं? तो जो कहने वाली हूँ और जो करने वाली हूँ तो आप देखिएगा, डू डिफरेंट चार्जेस, यानी कि यहाँ पर हम एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, हम थोड़ी छोटी बना दें आप, पॉजिटिव चार्जेस और यहाँ नेगेटिव चार्जेस। अब अगर पॉजिटिव चार्जेस है, दिस डायरेक्शन ऑफ द रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। अब रेडियली इनवर्ट, रेडियली इनवर्ट, रेडियली इनवर्ट, रेडियली इनवर्ट, रेडियली इनवर्ट, रेडियली इनवर्ट। समझ गए आप लोग? अब जो आप देखेंगे कि ये दोनों जो हैं ये आपस में क्या कर लेंगी, कुछ इस तरीके से ओवरलैप कर लेंगी। ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे, ये ओवरलैप कर जाएंगी और ये आपस में मिल जाएंगी चार्जेस। तो इस तरीके की कुछ इसकी शेप हो सकती है। सो यहाँ पर आप देख लिया, आप सर्च कर लीजिएगा यहाँ पर इमेज सर्च मेन पर, कि आप अच्छे तरीके से वहां पर डायग्राम, या मैं सामने शो भी करवा दूंगी डायग्राम, मुझसे कॉन्सेप्ट्स के लिए जैसी बनी आपको मैंने समझा दी है। सो आपने मजीद मैं आपको यहाँ पर पिक्चर दिखा दूंगी। सही हो गया? ये टाइम नहीं है ना इतना कि अभी इतना ड्रॉ करें, ये कॉन्सेप्ट्स का आपको पता होना चाहिए था। दो डिफरेंट चार्जेस के दरमियान में मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का कंप्लीट कॉन्सेप्ट बता दिया। अभी आपको कोई क्वेरी और कोई कॉन्सेप्ट खाली नहीं रहा होगा। अब अगर टू से डिफरेंट प्लेट्स हो, टू डिफरेंट प्लेट्स हो, तो बताएं कि तब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। ये भी आपको दिया हुआ है कि टू डिफरेंट प्लेट्स हो तो डायरेक्शन क्या होगी। सो यहाँ पर आप इन केसेस को रिमूव करके हम सेकंड केसेस को यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। सो यहाँ पर आपने कॉन्सेप्ट्स को क्या करना है, फील करना है। देखें, गौर कीजिएगा यहाँ पर, अब हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर देखिएगा गौर से। सही, अगर हमारे पास टू डिफरेंट प्लेट्स हो, टू डिफरेंट प्लेट्स हो, सो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होगा, टू डिफरेंट प्लेट्स के अंदर, ये एक हमारे पास ये वाली प्लेट है, एक ये वाली प्लेट है, दिस इज अ पॉजिटिव प्लेट, दिस इज अ पॉजिटिव प्लेट, एंड एक हमारे पास ये वाली प्लेट है, इस प्लेट है, दिस इज अ नेगेटिव प्लेट। दोनों क्या है, डिफरेंट प्लेट है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, बिल्कुल स्ट्रेट होगी, बिल्कुल स्ट्रेट होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो प्लेट्स में डायरेक्शन है बिल्कुल क्या होगी, कुछ इस तरीके से स्ट्रेट होगी। सही, ये चीज आपने याद रखनी है, कुछ इस तरीके से, ये बस आपने याद कर लेना। अगर टू डिफरेंट प्लेट्स हो तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप लोगों को कुछ इस तरीके से मिलेगी। क्लियर हो गया? अब बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, जो कि आपको पढ़ने की बहुत ज्यादा नीड है, उसमें से एमसीक्यू 2-3 बन सकते हैं। और वो कौन सी प्रॉपर्टीज है, तो चले आए उसे डिस्कस करते हैं। यहाँ पर मैं लिखती हूँ प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज
ऑफ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज है, उन्हें स्टूडेंट्स हम क्या करें हैं यहाँ पर देखने वाले हैं। सो यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट, मुझे यहाँ से ये चीज को मिटा देना चाहिए क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये पूरे बोर्ड के ऊपर आपको इस तरीके से दिखनी चाहिए। सो मैं यहाँ पर रिमूव कर देती हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसके लिए जो करना पड़ेगा मैं इसे कर लूंगी। सो यहाँ पर देखिएगा, सो यहाँ पर मैं लिखती हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। समझ गए आप लोग? समझ जाए समझ जाए समझ जाए मैं बच्चे, समझ जाए। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखना है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज में हमेशा ओरिजिनेट होती हैं, और याद रखिएगा जो नेगेटिव चार्ज है उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा क्या होती हैं, टर्मिनेट होती हैं, यानी कि अंदर की तरफ, और बाहर की तरफ जो निकलती हैं वो ओरिजिनेट होती हैं। सो याद कीजिएगा, पहली प्रॉपर्टी ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो बनती कहाँ से है और ओरिजिनेट कहाँ से होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और ओरिजिनेट होती हैं, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, टर्मिनेट होती हैं। सो ये चीज आपने याद। बच्चों, जो आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो ओरिजिनेट होती है पॉजिटिव चार्ज में हमेशा, और जो टर्मिनेट होती हैं वो याद रखिएगा वो किससे होती है, नेगेटिव चार्ज से होती हैं। सो ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। और ये भी याद रखिएगा, ये भी एक प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक जो फील्ड लाइंस है वो डू नॉट क्रॉस, वो एक क्रॉस नहीं होती। क्यों क्रॉस नहीं होती? ओनली वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस होती हैं, याद रखिएगा अगेन आई विल टेल यू, ये क्रॉस नहीं होती क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की सिर्फ एक डायरेक्शन होती है। ये चीज मैंने आपको बताई थी। थर्ड कॉन्सेप्ट को पढ़े। थर्ड कॉन्सेप्ट आपको ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर यूनिफॉर्म होती हैं एट एनी पॉइंट, यानी कि सेम ही रहती हैं। ये भी कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लें, ये भी कॉन्सेप्ट समझ लें। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी ज्यादा क्लोज होंगी उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। सही, ये कॉन्सेप्ट आपने क्या करना है, फील करना है और याद रखना है। देखो बच्चों, आप लोगों को नजर आ रहा है या फिर नहीं, क्लियर नजर आ रहा है। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने 5 पॉइंट समझनी है कि जो इलेक्ट्रिक, अब सवाल ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक मैं लिख लूं पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस हैं वहां पर फोर्स को कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में फोर्स को डिटरमाइन करने के लिए हम उनके ऊपर क्या ड्रॉ करते हैं, ड्रॉन आ टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं। यही चीज हमने पढ़ी थी मैम, हाँ हमने यही चीज पढ़ी थी, और मैम हमने कुछ नहीं पढ़ा था। क्लियर हो गया आप लोगों को कि अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वहां पर फोर्स को डिटरमाइन करना है तो वहां पर हमें एक टेंजेंट को क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। समझ आ गई आप लोगों को बात? और एक कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस होती हैं वो इमेजिनरी होती हैं, वो कोई रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। ये एमसीक्यूज आ सकता है, ये सारे एमसीक्यूज आपकी बनेंगी प्रॉपर्टीज। 2-3 एमसीक्यूज यहाँ से आएंगे, सो आपको पढ़ लेने चाहिए कि ये इमेजिनरी होती है। याद रखिएगा, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। ये हम साइंटिस्ट ने खुद ही ड्रॉ की हुई है,
ये कुदरती नहीं थी ये लाइंस, याद रखिएगा। इसके ऊपर इतना कोई एक्सपेरिमेंट्स भी नहीं हुए, ये समझिए कि एक्सपेरिमेंट हुए हैं इनके ऊपर। सो इतनी ज्यादा ये सक्सेसफुल नहीं है, बट ये डायरेक्शन हमें फाइंड करके दे देती हैं। अगर बच्चों मैंने आपको प्रॉपर्टी समझाई है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो क्रॉस नहीं करती क्योंकि एक डायरेक्शन, अगर बच्चों क्रॉस करती तो ज्यादा डायरेक्शन होती, सवाल हो सकता है ना। तो याद रखिएगा, अगर वो क्रॉस करती तो और ज्यादा क्या होती, उसकी डायरेक्शंस होती। क्लियर हो गया आप लोगों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। एमडीगेट और ईकेट और नीट के लिए टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर क्लास 9 और 11 के बच्चे हैं वो भी यहाँ से कॉन्सेप्ट वहां से कर सकते हैं। अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलें स्टूडेंट्स, वीडियो को करेंगे स्टार्ट, लेकिन उससे पहले व्हाट्सएप चैनल को लाजमी आप लोगों ने ज्वाइन करना है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहां पर इंपोर्टेंट नोट्स और पीडीएफ आप लोगों को मिलते रहते हैं। स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम हेडिंग डाल लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, फिर हम चलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ। सही कॉन्सेप्चुअली पढ़ रहे हैं तो कॉन्सेप्ट्स को आपने फील करते जाना है। अब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल आप लोगों के पास क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है? देखें, यहाँ पर मैं दो प्लेट्स ड्रॉ करूंगी, दो प्लेट्स ड्रॉ करूंगी। एक ये प्लेट है, इस प्लेट को मैं बोलती हूँ दिस इज अ पॉजिटिव प्लेट, और एक ये प्लेट है, दिस इज योर नेगेटिव प्लेट। ये दो तरह की प्लेट्स है हमारे पास, एक पॉजिटिव प्लेट है और दूसरी आप लोगों के पास क्या है, नेगेटिव प्लेट है। याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा। सो यहाँ पर मैं लाइंस को ड्रॉ कर देती हूँ। दिस इज लाइंस ड्रॉ मैंने यहाँ पर कर दी है। डायग्राम बनाना जरूरी होता है कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर कोई ना कोई चार्ज है, कोई भी पॉजिटिव या कोई ना कोई चार्ज है। सही, कोई ना कोई चार्ज है। यहाँ पर देखिएगा, मैं यहाँ पर ले आती हूँ। देखें, कोई ना कोई क्या है, चार्ज है। यहाँ पर कोई ना कोई स्टूडेंट्स चार्ज है। चार्ज जो है, जब हम वर्क डन करवाते हैं किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट अगर हम काम करवाते हैं, वर्क करवाते हैं, तो वहां पर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, एनर्जी स्टोर हो जाती है। सो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहते हैं। देखें, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, मैंने ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया था, वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। ये चीज आपको मैंने कई बार बताई थी। मैंने बताया था कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी खास हाइट पर ले जाते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप किसी खास हाइट पे ले जाते हैं, ये देखें, ये कोई ना कोई वो खास हाइट है, इस हाइट पर आप किसी ना किसी ऑब्जेक्ट को ले गए हैं। देखें, आप किसी ना किसी किसी ऑब्जेक्ट को किसी खास हाइट पे ले गए हैं, तो यहाँ पर एक एनर्जी स्टोर हो जाती थी, उस एनर्जी का नाम था पोटेंशियल एनर्जी। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को सरफेस से उठाकर आप लोग किसी खास हाइट पे ले जाएं, तो वहां पर एक एनर्जी स्टोर होती है, उस एनर्जी का नाम है पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे स्टूडेंट्स, आप किसी चार्ज के ऊपर, ये हमने यहाँ पर क्या करवाया है, वर्क डन करवाए हैं, वर्क डन करवाने से ही हम इस ऑब्जेक्ट को किसी खास हाइट पे ले गए थे, और वहां पर आकर किसी खास हाइट पे आकर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई थी। अगर ही हम वर्क डन करवाएं किसी भी यूनिट, यहाँ पर हम पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, मैंने पॉजिटिव ही ड्रॉ की थी, पता नहीं कैसे नेगेटिव हो गई। जब भी हम वर्क डन करवाएं किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर, हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट अगर वर्क डन करवाएं, तो वहां पर भी एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, उसको सिंप्लीफाई हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। यहाँ पर आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, अगर आप लोगों को नजर आ रहा हो, बोर्ड सही तरीके से नजर आ रहा हो। सो बिल्कुल नजर आ रहा है आप लोगों को। देखें, यहाँ पर मैं इस चीज को यहाँ से रिमूव करूंगी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसकी डेफिनेशन। सही, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पढ़ने के बाद पोटेंशियल डिफरेंस भी पढ़ेंगे। देखें, जब भी हम
देखें एक बार और समझ लें, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज थी, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर मैंने वर्क डन करवाया और वर्क डन करवाने के बाद मैं इसको यहाँ पर ले आई वर्क डन करवाने, और मैंने क्या किया, वर्क डन करवाया यूनिट पॉजिटिव चार्ज, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन करवाया। सो यहाँ पर स्ट्रेस एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, उसको सिंप्लीफाई आप इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर लिखे वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, अगर हम वर्क डन करवाएं यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, ये कॉन्सेप्ट है, ये भैया कॉन्सेप्ट है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज में वर्क डन करवाएं अगेंस्ट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन करवाएं। वो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, इतना कॉन्सेप्चुअल है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। किसी भी फील्ड के अगेंस्ट अगर हम क्या करवाएं, वर्क डन करवाएं इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, तो वहां पर एनर्जी स्टोर हो जाए, उसे हम सिंप्लीफाई कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहते हैं, पोटेंशियल। सही हो गया मैं बच्चे? सो इस टॉपिक को आपने क्या करना था, फील करना था, जो कि आई होप आप कर चुके होंगे। देखें जब भी आप वर्क डन करवाएं किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर, आप किसी भी फील्ड के अगेंस्ट, जैसे कि आप किसी ऑब्जेक्ट को उठाकर एक खास हाइट पे लेके जा रहे थे, लेकिन आप फील्ड के अगेंस्ट काम कर रहे थे ना, एक ऑब्जेक्ट कहीं पे पड़ा था, आप उसको उठाकर किसी खास हाइट पे लेके जा रहे थे, तो तब भी आप फील्ड के अगेंस्ट का वर्क कर रहे थे, तो वहां पर भी एक एनर्जी स्टोर हुई थी जिसे हमने पोटेंशियल एनर्जी कहा था। तो यहाँ पर भी हमने किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर वर्क डन किया है फील्ड के अगेंस्ट, तो वहां पर एक एनर्जी स्टोर हुई है, इस एनर्जी का नाम क्या है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। समझ गए आप लोग? सो यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप लोगों ने देखते जाना है। बच्चों ऐसी क्वेरीज में से ना काफी फॉर्मूलाज बनते हैं, बहुत ज्यादा फॉर्मूलाज। तो यहाँ पर देखिएगा, अब हम पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल 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 डिफरेंस को पढ़ने वाले हैं। सही, यहाँ पर आप लोगों ने गौर से टॉपिक को फील करना है, वही चीज है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर भी हम वही प्लेट्स को ड्रॉ करेंगे। सो ये एक प्लेट है, दिस इज अ पॉजिटिव प्लेट, दिस इज अ पॉजिटिव प्लेट, एंड यहाँ पर भी प्लेट को ड्रॉ करेंगे। देखिए यहाँ पर भी एक प्लेट को ड्रॉ किया, दिस इज अ नेगेटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट। सही हो गया। और यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ कर देते हैं। समझ गए आप लोग? मैम समझ गए हम लोग। अब देखो कोई भी दो प्लेट्स है, एक पॉजिटिव है और दूसरी प्लेट क्या है, नेगेटिव है। सही, इतना आप लोगों को क्लियर है। अब यहाँ पर भी एक चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, उसके ऊपर मैं वर्क डन करवाती हूँ और मैं इसको यहाँ पर ले जाती हूँ, यहाँ पर ले जाती हूँ। देखें जब भी हम वर्क डन करवाएं किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर, उसे वन प्लेस से लेकर जाएं अनदर प्लेस तक, तो उसे सिंप्लीफाई पोटेंशियल, तो हम कहते हैं कि वहां पर क्या स्टोर हो गया, वहां पर आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। देखें जब भी आपने वर्क डन करवाया तभी आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले गए एक जगह से दूसरी जगह पर, तो उसको हम सिंप्लीफाई कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, इतना आपको क्लियर हो गया ना? जब भी आप चार्ज को वन प्लेस से लेकर जाएं टू अनदर
प्लेस में। सो उसे सिंप्लीफाई आप कहते हैं इज कॉल्ड अ पोटेंशियल डिफरेंस। समझ गए आप लोग? मैम समझ गए हम लोग, समझ गए आप लोग? जी मैम हम लोग क्या करे हैं, समझ गए हैं। तो समझ गए हैं, प्रिपरेशन रहे आप लोग। सो यहाँ पर देखें, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला, फॉर्मूला जानना, यू मस्ट बी नो द फॉर्मूला ऑफ दिस कंडीशन। वर्क याद रखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस को आप शो करते हैं V से। वर्क डन हुआ है, वर्क डन किसके ऊपर हुआ है, किसी भी चार्ज के ऊपर वर्क डन हो, दिस इज कॉल्ड योर पोटेंशियल डिफरेंस। आप ये भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, वर्क डन, वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसको भी सिंप्लीफाई आप पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं। अलग अलग तरीके से आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। अब अगर स्टूडेंट्स हम इसके यूनिट की तरफ चलें, यूनिट की तरफ, तो याद रखिएगा वर्क डन का यूनिट क्या होता है, वर्क डन जाउल, चार्ज का कूलम हो गया जाउल कूलम इनवर्स। सही हो गया, यहाँ पर वर्क डन का क्या होता है, एनर्जी का जाउल होता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा वर्क डन हो गया जाउल कूलम इनवर्स, और ये बराबर होता है आप लोगों का वोल्ट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, वोल्ट के बराबर। देखो ये आपको नजर आ रहा है, नहीं नजर आ ही रहा है आपको, क्लियर नजर आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए, क्योंकि यहाँ पर हमने जो चार्ज है उसको अगर हम यहाँ से U से शो कर लेते हैं, यहाँ पर U से अगर चार्ज को शो कर लेते हैं, तो अगर डिफरेंस पूछा जाए तो आपने करना क्या है, V फाइनल इंटू V इनिशियल, अगर इस तरीके की कंडीशन है, डिवाइडेड बाय चार्ज। आप इस तरीके से इसका डिफरेंस मालूम कर सकते हैं। अब आप बाकी चीजों के बारे में तो बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। ये थे बच्चों आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा, जो आपके पीएमडीसी के सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड था, और हमने इसको क्लेरिफाई कर लिया। बच्चों ये चैप्टर्स अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैंने बार बार इतना पढ़ा है, इन चैप्टर्स को मैंने मुझे अब ये ना नींद में भी याद आता है, मुझे कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती आपको पढ़ाने। दिस इज माय प्रिपरेशन। कब की प्रिपरेशन हुई, कितने साल हो गए, सो अभी तो ये चैप्टर हलवा हो गए होंगे मुझे। तो ये बच्चों मैंने आपको क्लियरली पढ़ाया है, कोई चीज मिस नहीं कराई। जैसे कि हमने एमडी गेट की आप लोगों की बायोलॉजी अपलोड कर दी है, 16 चैप्टर क्रश कोरस, और हमने ये छठा चैप्टर फिजिक्स का भी पढ़ लिया, बाकी रह गए 10 चैप्टर। वो अगर मेरे साथ पढ़े हैं तो पता ही नहीं कब कंप्लीट हो जाएंगे। ये मैं कुछ दिन बिजी थी, सही है, कुछ प्रॉब्लम्स थी, सो इस वजह से मैं रोज नहीं बना पा रही थी। फिर भी मैं आपको एक दिन छोड़कर एक दिन जरूर वन छोड़ देती हूँ। सो आपने सपोर्ट करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।